नमस्कार दोस्तों, मैं शुभन सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे 167 CRPC के ऊपर चर्चा करूंगा। 167 CRPC हमें यह बताता है कि यदि 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन न पूरा हो तो उस समय क्या प्रक्रिया अडॉप्ट की जाती है। 167 हमें रिमांड के बारे में बताता है। 167 हमें यह बताता है कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति ना हो तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या रिमांड दे सकता है। इन सब विषय पर चर्चा करता है। आइए इसके एक एक क्लास के ऊपर पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं। क्लास 1 में इसे बताया गया है, वेन एवर any person is arrested and detained in custody and it appears that investigation cannot be completed within period of 24 hours fixed by section 57 and there are grounds for believing that the accusation or information is well founded, the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation is not below the rank of SI shall forthwith transmit to the nearest judicial magistrate a copy of the entries in the diary hereinafter prescribed relating to the case and shall at the same time forward the accusation to accuse to such magistrate। यहाँ पर यह बताया गया है कि जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और अभिरक्षा में नियुक्त किया जाता है और ये अन्वेषण धारा 57 के अधीन नियत 24 घंटे की अवधि में पूरा नहीं हो पाता है और ये विश्वास करने के लिए आधार है कि अभियोग या इत्तला का दृढ़ आधार है, तो तब पुलिस थाने का भारसाध्य अधिकारी या यदि अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक से निम्नतर पंक्ति का नहीं है तो वो निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को इसके पश्चात विहित डायरी को मामले से संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही साथ अभियुक्त व्यक्ति को भी मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। यहाँ क्लास 1 में बताया गया है कि यदि कोई इन्फॉर्मेशन किसी एक्यूज के संदर्भ में किसी अपराध के लिए आती है और जब अपराध की कोई इन्वेस्टिगेशन मिलती है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये दृढ़ विश्वास है कि जो अपराध किया गया है, तो ऐसी स्थिति में अगर 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है तो उस परिस्थिति में तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो SI रैंक से नीचे का नहीं है वो निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को केस डायरी के साथ में भेजेगा। क्लास 1 में इतनी सी बात कही गई है। क्लास 2 में बताया गया है, द मजिस्ट्रेट टू हुम एन एक्यूज पर्सन इज फॉरवर्ड under this section may, whether he has or has not jurisdiction to try the case, from time to time authorize the detention of the accused in such custody as such magistrate think fit for a term not exceeding 15 days in the whole, and if he has no jurisdiction to try the case or commit it for trial and consider further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to a magistrate having such jurisdiction। वह मजिस्ट्रेट जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन भेजा जाता है, चाहे वो उस मामले के विचारण करने की अधिकारता हो या ना हो, यानी मजिस्ट्रेट का जुरिडिक्शन हो या ना हो, अभियुक्त को ऐसी अभिरक्षा में जैसा मजिस्ट्रेट ठीक समझे इतनी अवधि के लिए, क्योंकि कुल मिलाकर के 15 दिन से अधिक नहीं होगी, यानी कि फर्स्ट जो कस्टडी होगी वो 15 दिन से अधिक नहीं होगी। कस्टडी दो ही तरीके की होती है, या फिर जुडिशियल या फिर पुलिस कस्टडी। निवृत्त किए जाना समय समय पर प्राधिकृत कर सकता है और यदि मामले के विचारण की या विचारण के सुपुर्द करने की अधिकारता उसके पास नहीं है तो वो अधिक निरुद्ध रखना या उसके विचार में यदि आवश्यक हो तो ऐसे अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट पर इसके पास अधिकारता है भिजवाने के लिए आदेश दे सकता है। तो क्लास 2 में बताया गया है, जब किसी मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को भेजा जाएगा तो अगर उसके पास जुरिडिक्शन नहीं है तो भी वो 15 दिन तक रिमांड पर उसको भेज सकता है और यदि 15 दिन से अधिक की रिमांड पर उसको भेजना है तो उस कंडीशन में वो जिस मजिस्ट्रेट के पास जुरिडिक्शन होगा उसके पास वो भेजेगा, ताकि वो आगे की रिमांड के लिए 15 दिन से ज़्यादा की यदि रिमांड किसी व्यक्ति को देनी है, किसी मजिस्ट्रेट साहब को देनी है, तो वो वही मजिस्ट्रेट साहब दे सकेंगे जिनके पास जुरिडिक्शन हो। अब नीचे प्रोविजन होगा है, इसमें बताया गया है, प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन अदरवाइज देन इन कस्टडी ऑफ द पुलिस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 days एंड इफ सेटिस्फाइड
The adequate ground exists for doing so, but no magistrate shall authorize the detention of the accused person in custody under this paragraph for a total period exceeding 90 days, where the investigation relates to an offence punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for term of not less than 10 years. क्लास 2 में बताया 60 days where the investigation relate to any other offences and the expiry of the said period of 90 days or 60 days as the case may be, the accused person shall be released on bail if he is prepared to and does furnish bail, and every person released on bail under this section shall be deemed to be so released under the provision of chapter 33 for the purpose of this chapter. अब यहाँ पे जो इसके प्रोविज़ो में जो बात की गई है वो डिफ़ॉल्ट बेल की बात आ गई है। क्या कहा है डिफ़ॉल्ट बेल के संदर्भ में? यहाँ पर यह बताया गया है, परंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में अन्यथा निरोध 15 दिन की अवधि से आगे के लिए उस दशा में प्रतिगत कर सकता है जिसमें उसको समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार है। यानी कि 15 दिन से अधिक का यदि रिमांड देना है मजिस्ट्रेट साहब को, तो मजिस्ट्रेट यदि सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ 15 दिन से अधिक का रिमांड देना आवश्यक है तो वो दे सकता है। किंतु कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति को इस पैरा के अधीन अभिरक्षा में निरोध, यानी इस पैरा के जो अधीन जो अभिरक्षा में निरोध, तो इसमें क्लास 1 और क्लास 2 में 2 बातें कही गई हैं कि पहला, कुल मिलाकर 90 दिन से अधिक के लिए प्रतिगत नहीं करेगा। यानी पहले में जो रिमांड का जो पीरियड बताया गया वो 90 दिन का पीरियड बताया गया कि 90 दिन से ज़्यादा नहीं देगा। जहां ऐसा अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में हो जो कि मृत्यु है, आजीवन कारावास या 10 साल से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है। यानी कि कुल मिलाकर के यदि अपराध लाइफ इम्प्रिजनमेंट्स या फिर डेथ से या 10 साल से ऊपर का अपराध है तो उस कंडीशन में 90 दिन तक की रिमांड पर दिया जा सकता है, परंतु एक बार में 15 दिन से ज़्यादा का रिमांड नहीं होगा। क्लास 2 में बताया गया है कि कुल मिलाकर 60 दिन से अधिक के लिए प्रतिगत नहीं होगा जहां अन्वेषण किसी अन्य अपराध से संबंध हो। अन्य अपराध का मतलब क्या हो गया? यानी कि 10 साल के जो नीचे के ऑफेंसेस है, अगर उसमें अभी उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें 60 दिन की से ज़्यादा रिमांड पर नहीं दिया जाएगा। आगे ये बताया गया है कि यथास्थिति 90 दिन या 60 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर यदि अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है और दे देता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा और ये समझा जाएगा कि इस उपधारा के अधीन जमानत पर छोड़ा गया प्रत्येक व्यक्ति अध्याय 33 के प्रोविजन के लिए इस अध्याय के बंदों के अधीन छोड़ा गया है। यानी कि 90 या 60 दिन के अंदर के बाद जैसा भी अपराध हो, अगर तो 90 या 60 दिन के बाद उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा यदि अभियुक्त जमानत पर देने को तैयार है। और ये जमानत का जो प्रोविज़न्स होंगे वही चैप्टर 33 वाले प्रोविज़न ही लागू होंगे। अब इसमें बी पार्ट में बताया गया है कि No magistrate shall authorize detention of the accused in custody of the police officer under this section unless the accused is introduced before him in person for the first time and subsequently every time till the accused remain in the custody of the police, for the magistrate may extend further detention in judicial custody on production of the accused either in the person or through the medium of the electronic video linkage। कोई भी मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन पुलिस की अभिरक्षा में अभियुक्त के निरोध को प्रतिगत नहीं करेगा जब तक अभियुक्त को उसके समक्ष प्रथम बार सशरीर तथा पश्चातवर्ती प्रत्येक समय पर जब अभियुक्त व्यक्ति पुलिस के अभिरक्षा में बना रहता है पेश नहीं किया जा सकता। किंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त को या सशरीर या इलेक्ट्रॉनिक वीडियो संपर्क के माध्यम से पेश किए जाने पर न्यायिक अभिरक्षा में अग्रेतर निरोध को बढ़ा सकता है। तो इसमें 2 बातें बताई गई हैं। इसमें पहली बात तो ये बताई गई कि अगर पुलिस रिमांड देनी है तो उसको एक्यूज़ को इन पर्सन प्रेजेंट करना होगा, तभी वो 15 दिन की पुलिस रिमांड आपको देगा। दूसरी बात ये बताई गई है कि अगर उसको आगे रिमांड पर भेजना है तो भी वो दे सकता है, लेकिन उसके लिए फिर बाद में जो रिमांड होगी वो पुलिस कस्टडी नहीं होगी, फिर वो जुडिशियल कस्टडी होगी। और जुडिशियल कस्टडी के लिए अभियुक्त को इन पर्सन भी भेजा जा सकता है
या फिर इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के माध्यम से भी जो है उसकी प्रेजेंस को सिक्योर कराया जा सकता है। अब इसके सी पार्ट में बताया गया है, नो मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास नॉट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट शैल ऑथराइज डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस। कोई द्वितीय वर्ग का जो मजिस्ट्रेट है, जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशेषता सशक्त नहीं किया गया है, पुलिस की अभिरक्षा में निरोध प्रतिगत नहीं करेगा। यानी कि सेकंड क्लास जो मजिस्ट्रेट है उसको रिमांड पर देने की पावर नहीं है, और लेकिन ये पावर उसको तब हो सकती है जब उसको हाई कोर्ट उसको प्रतिगत कर दे। नीचे ये दो स्पष्टीकरण इसमें जोड़े गए हैं, यानी कि दो एक्सप्लेनेशन जोड़े गए हैं। तो एक्सप्लेनेशन 1 में बताया गया है, फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डाउट इट हैज़ डिक्लेयर्ड दैट द notwithstanding the expiry of the period specified in paragraph A, the accused shall be detained in custody so long as he does not furnish bail। शंकाएं दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि पैरा का में निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाने पर भी अभियुक्त व्यक्ति तब तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाएगा जब तक वो जमानत नहीं दे देता। यानी पैरा का में जो बताया गया है कि जहाँ पर 60 दिन और 90 दिन के रिमांड की बात हो बताई गई है। 90 दिन की वो है जहाँ पर लाइफ इम्प्रिजमेंट, डेथ या फिर 10 साल के ऊपर के ऑफेंसेस हैं। 60 दिन की है उसके नीचे 10 साल से नीचे के ऑफेंसेस के बारे में। अगर इन ऑफेंसेस में रिमांड की बात है और उसमें ये नीचे बताया गया था कि 60 दिन या 90 दिन की अवधि समाप्त होते ही यदि अभियुक्त जमानत देता है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर नीचे स्पष्टीकरण में ये बता दिया गया है, स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि अभियुक्त जमानत नहीं देता है तो उसको 60 दिन या 90 दिन से ज़्यादा भी डिटेन रखा जा सकता है। तब वो 60 दिन और 90 दिन की जो छोड़ने की बात इस पर लागू नहीं होगी। एक्सप्लेनेशन 2 में बताया गया है, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर एन एक्यूज्ड पर्सन वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट एज रिक्वायर्ड अंडर क्लास बी, द प्रोडक्शन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन मे बी प्रूव्ड बाय सिग्नेचर ऑन द ऑर्डर authorizing detention or by the order certified by the magistrate as to protection of the accused person through the medium of electronic record, video linkage as the case may be। स्पष्टीकरण 2 में बताया गया है, यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि अभियुक्त व्यक्ति को खंड खा के अधीन अपेक्षित रूप से मजिस्ट्रेट के समझ पेश किया जाता है और अभियुक्त व्यक्ति की पेशी को निरोध प्रतिगत करने के आदेश पर उसके हस्ताक्षर द्वारा या यथास्थिति इलेक्ट्रॉनिक वीडियो संपर्क के माध्यम से अभियुक्त व्यक्ति को पेश किए जाने के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किए गए आदेश द्वारा साबित किया जाएगा। यानी कि अगर ये प्रश्न उठता है कि जो अभियुक्त को पेश किया गया है वो किस समय पेश किया गया है तो ये कैसे साबित किया जाएगा, इसके विषय में स्पष्टीकरण 2 में बताया गया है कि जो मजिस्ट्रेट साहब का जो ऑर्डर था रिमांड का, उस ऑर्डर के माध्यम से इसको प्रमाणित किया जाएगा कि इस तारीख से उसको रिमांड पर रखा गया है। नीचे इसके एक प्रोविजन जोड़ा गया है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ वुमेन under 18 year of age, the detention shall be authorized to be in custody of remand home or recognized social institution। यानी कि अगर यदि 18 साल की महिला है तो अगर उसको रिमांड पर रखना है तो रिमांड थाने पर नहीं होगा या जेल में नहीं होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस रिमांड के लिए उसके प्रति प्रेषण गृह या फिर मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था को अभिरक्षा में किए जाने के लिए प्रतिगत किया जाएगा। 2 में बताया गया है, नॉट विद स्टैंडिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन इफ इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ SI मे वेयर ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज नॉट अवेलेबल ट्रांसफर टू द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑन होम द पावर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हैव बीन कन्फर्ड a copy of the entry in the diary hereinafter prescribed in the case and shall at the same time forward the accused to such executive magistrate may and thereupon such executive magistrate for reason to be recorded in writing authorize the detention of the accused person in such custody as he may think fit for a term not exceeding 7 days in the aggregate, and on the expiry of the period of detention so authorize the accused person shall be released on bail except where an order
for further detention or the accused person has been made by the magistrate competent to make such order, and where an order for such further detention is made, the period of during which the accused person was detained in custody under the order may by an executive magistrate under this section shall be taken on account in computing the period specified in paragraph A of the proviso to subsection 2. अब पैरा 2 का में क्या बात कही गई, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। यहाँ पर उपधारा 1 और उपधारा 2 में किसी बात के होते हुए, यानी उपधारा 1 में जो बातें कही गई थी और उपधारा 2 में जो बातें कही थी, उसका ये अपवाद यहाँ बता रहा है। क्या अपवाद है? उसका अपवाद ये है कि पुलिस थाने का जो भारसाधक अधिकारी है या अन्वेषण करने वाला जो पुलिस अधिकारी है, यदि उप निरीक्षक पंक्ति का नहीं है तो वहाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट, और जहाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट ना मिल सकता हो, यानी 2 बातें कही गई कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ SI है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को मिल नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, इसको न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट में भी वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की पावर प्राप्त हो, उसी के पास इसको पेश किया जाएगा। तो उसके पश्चात वित्त डायरी के मामले से संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा, साथ साथ अभियुक्त व्यक्ति को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। जब ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट लेखबद्ध किए जाने कारणों से ऐसे अभियुक्त व्यक्ति को ऐसी अभिरक्षा में निरोध कर सकता है जैसा वह ठीक समझे, और ऐसी अवधि के लिए प्रतिबद्ध कर सकता है जो कुल मिलाकर के 7 दिन से अधिक नहीं हो। यानी कि पहले तो ये कह दिया कि ऐसी अवधि के लिए प्रतिबद्ध कर सकता है जैसा वो ठीक समझे, और आगे उसको अगले ही पैरा लाइन में उसको रिस्ट्रेन कर दिया गया। क्या रिस्ट्रेन कर दिया गया? कि नहीं साहब, वो कुल मिलाकर 7 दिन से अधिक नहीं होगी, और ऐसा प्रतिबद्ध निरोध की अवधि के समाप्त होने पर उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उस दशा में नहीं जब व्यक्ति को आगे निरोध के लिए ऐसे आदेश के द्वारा मजिस्ट्रेट किया जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर भी 7 दिन का अगर इन्होंने रिमांड दिया तो 7 दिन के बाद जमानत पर छोड़ने की बात कह रहे हैं। आगे इन्होंने फिर उसको उसी बात अपने ही बात को जो है उसको अपवाद बना दिया कि नहीं साहब 7 दिन के बाद भी यदि आप नहीं छोड़ेंगे। कब नहीं छोड़ेंगे? जब उसको फर्दर जो है रिमांड पर भेजने का कोई मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश कर दिया गया हो, और ऐसा आदेश करने के लिए सक्षम जहां ऐसे आगे और निरोध के लिए आदेश दिया जाएगा, वहां ऐसी अवधि जिसके दौरान अभियुक्त व्यक्ति इस उपधारा के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन उपरक्षा में निरुद्ध किया गया हो, और उपधारा 2 के परंतु के पैराका में निर्दिष्ट अवधि की संगणना करने में हिसाब में लिया जाएगा। यानी कि वही है कि अगर जो रिमांड आगे देना है तो पीछे के जो आपने रिमांड दिया था उसको भी आपको उसकी भी आपको कंपटीशन में लेना पड़ेगा, उसकी भी गणना करनी पड़ेगी कितने दिन का रिमांड पहले दे चुके हैं। परंतु provided that before the expiry of the period aforesaid the executive magistrate shall transmit to the nearest judicial magistrate the record of the case together with a copy of the entries in the diary relating to the case which he has transmitted to him by the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation as the case may be। यहाँ पर यह बताया गया कि 7 दिन की रिमांड देने के बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेगा? एसटी मजिस्ट्रेट ये करेगा कि 7 दिन की समाप्ति होने से पहले मामले के जो अभिलेख आए थे, यानी कि जो केस डायरी उसके पास आई थी, वो कहाँ भेज देगा? वो केस डायरी को पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। यहाँ पर निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट वर्ड इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर ये बाध्यता नहीं है कि उस मजिस्ट्रेट के पास जुरिडिक्शन हो। अब इसके क्लास 3 की ओर चलते हैं। ए मजिस्ट्रेट एथोराइजिंग अंडर दिस सेक्शन डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस शैल रिकॉर्ड फॉर रीजन फॉर सो डूइंग। इस धारा के अधीन पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्रतिगत करने वाला मजिस्ट्रेट ऐसा करने के अपने कारण अभिलेखित करेगा। यानी कि अगर इस धारा में अगर कोई मजिस्ट्रेट साहब रिमांड पर देते हैं तो उस कंडीशन में वो रीज़न भी लिखेंगे। क्लास 4 में बताया गया एनी मजिस्ट्रेट अदर देन द CGM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेकिंग सच ऑर्डर शैल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ हिज ऑर्डर विद द रीज़न फॉर मेकिंग टू द CGM।
यानी कि अगर सीजीएम से अतिरिक्त कोई व्यक्ति जो है, कोई सीजीएम से अतिरिक्त कोई अन्य मजिस्ट्रेट रिमांड पर भेजता है तो रिमांड पर देने के कारण लिखेगा और उन कारणों को बताते हुए सीजीएम साहब को भेजेगा। इफ़ क्लास 5 में बताया गया, इफ़ एनी केस ट्राइबल और मजिस्ट्रेट एज ए सम्मन केस, द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट concluded within a period of 6 months from the date on which the accused was arrested, the magistrate shall make an order for stopping further investigation into the offence unless the officer making the investigation satisfies the magistrate the special reason and in the interest of justice the continuance of the investigation beyond the period of 6 months is necessary। क्लास 5 में बताया गया है कि यदि सम्मन ट्रायल है, यानी कि ऐसा कोई मामला है जिसमें सम्मन ट्रायल चल रहा है, तो सम्मन मामले में मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय किसी मामले में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो ऐसा इन्वेस्टिगेशन उसको 6 महीने के अंदर समाप्त कर लेना चाहिए। यानी कि इन्वेस्टिगेशन की टाइम लिमिट यहाँ बता दी गई है कि 6 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन समाप्त करनी चाहिए। और यदि 6 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन समाप्त नहीं होती है तो उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, वो इन्वेस्टिगेशन को रोक देंगे। और अगर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं, यानी साहब आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना आप कर सकते हैं, तो मजिस्ट्रेट साहब को यदि समाधान हो जाता है कि विशेष कारण से जिसकी वजह से 6 महीने में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया और न्याय के हित में 6 माह से अधिक के लिए इन्वेस्टिगेशन करना जारी है तो रखना आवश्यक है, तो ऐसा वो आदेश दे सकते हैं। क्लास 6 में इसे बताया गया है, वेयर एनी ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन into an offence it is made under subsection 5, the section judge may, if he satisfies on an application made to him or otherwise the further investigation into the offence ought to be made, vacate the order under subsection 5 and direct further investigation to be made into the offence subject to the such direction with regard to bail and other matter as he may be specified। यहाँ ये बताया गया है कि अगर उस धारा 5 के अधीन किसी अपराध का आगे और अन्वेषण रोकने के लिए आदेश मजिस्ट्रेट साहब कर देते हैं तो इस आदेश की अपील जो है सेशन कोर्ट में की जा सकती है। यानी कि अगर वो आप सेशन न्यायाधीश के समक्ष जो है इस आदेश की अपील करते हैं, आवेदन करते हैं, या फिर अदरवाइज़ यानी आवेदन नहीं भी करते हैं तो उसके अलावा भी अदरवाइज़ यहाँ और मजिस्ट्रेट सेशन जज को ये समाधान हो जाता है तो सेशन जज क्या करेगा, वो जो क्लास 5 का जो आदेश था उसको वैकेट कर देगा और ये डायरेक्शन दे देगा कि जमानत और अन्य मामलों के बारे में ऐसे निर्देश रखते हुए ये विनिर्दिष्ट करे कि अपराध का आगे और अन्वेषण किया जाना है। ये आपने देखा कि आज मैंने आपसे सेक्शन 167 सीआरपीसी के ऊपर चर्चा की है। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि वो इस सीआरपी से संबंधित प्रोविज़न का लाभ ले सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।